नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लेट्स सक्सीड टुगेदर में। तो दोस्तों, यह आ गया आपका सेकंड पार्ट एसएससी द्वारा पूछे गए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का, जिसमें अभी हम पॉलिटी कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम हिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट भी कवर करेंगे, क्योंकि दोस्तों पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन है जिसमें काफ़ी स्टैटिक पार्ट्स हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो एज इट इज़ हर साल रिपीट होते हैं, चाहे फिर वो अभी CHSL की आंसर की आई है उसमें आपने देखे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया आप चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत का सबसे अधिक अवधि तक रहने वाला मुख्यमंत्री कौन था? ए चिमनाभाई पटेल, बी भजनलाल, सी हितेश्वर सिकिया, माफ़ कीजिएगा, और डी ज्योति बसु। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है डी ज्योति बसु। ज्योति बसु हमारी सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर थी भारत की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किसके अंदर आती हैं? ए फंडामेंटल राइट्स, बी लीगल राइट, सी नेचुरल राइट्स, या डी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो दोस्तों, आपने ज़रूर ही आर्टिकल पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा होगा, और इसमें आर्टिकल 32 है, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ वाला। तो यह है 3 ए ऑप्शन। नेक्स्ट, द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इज, शेड्यूल कास्ट की सबसे ज़्यादा आबादी वाला कौन सा स्टेट है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु, या डी बिहार। तो दोस्तों, इसका आंसर है बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की आबादी सबसे ज़्यादा है, और पूरे देश में आबादी के अनुसार उत्तर प्रदेश ही सबसे आबादी वाला स्टेट है। और एरिया के हिसाब से आपसे हम पूछना चाहते हैं कि कौन सा स्टेट है एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस आर अपॉइंटेड अंडर द सिग्नेचर ऑफ, जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं के मेंबर्स होते हैं भारत में, वो किसके साइन, मतलब कौन उन्हें नियुक्त करता है? आप यह भी कह सकते हैं। ए चेयरमैन ऑफ UPSC, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी होम मिनिस्टर, या डी प्रेसिडेंट। तो इसका आंसर है डी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही सेंट्रल के ऑल इंडिया सर्विस के या किस को अपॉइंट करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें, और अपना स्कोर भी बताएं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका पॉलिटी में कितना प्रिपरेशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज अ बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम? आज़ादी के लिए निजी आज़ादी के लिए कौन सी रिट सबसे ज़्यादा अधिक इम्पोर्टेंट है? आप बताइए, क्या ए मैंडिमस है, बी सरसरी है, सी कोवरेंटो, या डी हर्बियस कॉर्पस है? तो आप जैसे जानते हैं कि इनलीगली डिटेन करने पर आप हर्बियस कॉर्पस रिट के जरिए आपको छोड़ा जा सकता है, या कोई आपको इनलीगली डिटेन नहीं कर सकता। तो पर्सनल फ्रीडम की मेन सबसे इम्पोर्टेंट रिट कौन सी है? हर्बियस कॉर्पस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्टर्स इन अ स्टेट गेट सैलरी एज डिटरमाइंड बाय, मिनिस्टर को जो मंत्रियों को राज्य में जो तनख्वाह मिलती है वो कौन निर्धारित करता है? ए गवर्नमेंट, बी पार्लियामेंट, सी स्टेट लेजिस्लेचर, या डी कॉन्स्टिट्यूशन।
तो दोस्तों कहीं मतलब चाहे फिर वो केंद्र में हो या फिर राज्य में हो, सैलरी को डिसाइड करने की होती है लेजिस्लेचर की। तो राज्य में स्टेट लेजिस्लेचर का जिम्मेदारी रहेगी किसी की सैलरी डिसाइड करने में। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली विच framed the constitution for independent इंडिया was set up in। जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी जिसने आज़ाद भारत का कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम्ड किया था, वो कब सेट की गई थी, कब बनाई गई थी? ए 1947, बी 1946, सी 1949 या डी 1945। तो भारत को आज़ाद भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना का शुरुआत आज़ादी से पहले हमारी शुरू हो गई थी। तो इसका आंसर है बी। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रेम्ड हुई थी वो हुई थी 1946 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट फाइंड एलोबरेशन। जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वह किस पार्ट में है? क्या वो पार्ट ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, या बी प्रीएम्बल है, या सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, या डी फंडामेंटल राइट्स है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में साफ साफ कहा गया है कि स्टेट को, जो स्टेट है उसको नागरिकों की सुविधा और वेलफेयर को एक देखकर ही काम करना पड़ेगा। ठीक है। और ये किस पार्ट में आता है आप ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द विलेज पंचायत। जो गांव की पंचायत होती हैं उनके की रेवेन्यू मतलब आय का स्रोत इनमें से कौन सा टैक्स नहीं है? ए हाउस टैक्स, बी व्हीकल टैक्स, सी लैंड टैक्स, या डी प्रॉपर्टी टैक्स। तो दोस्तों इसका आंसर है डी प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स विलेज पंचायत कलेक्ट नहीं करती, ना उनमें उनका कोई शेयर रहता है। द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया इज। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जनक किन्हें कहा जाता है? ए महात्मा गांधी, बी लॉर्ड मेयो, सी आचार्य विनोबा भावे, या डी लॉर्ड रिपन। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये KBC में भी अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर पूछा गया था। उसका आंसर है डी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के एक फादर माने जाते हैं। द कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट इज ऑपरेटेड बाय द। जो राज्य का कंटिजेंसी फंड होता है वो उसे कौन संचालित करता है? ए चीफ मिनिस्टर, बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सी प्रेसिडेंट, या डी गवर्नर। दोस्तों तो इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए कि पैसों का कार्यभार हमेशा मुखिया के हाथों में रहता है। तो स्टेट का मुखिया कौन होता है? तो ये होता है गवर्नर। तो इसका आंसर है डी गवर्नर। नेक्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ। अल्पसंख्यकों को किस आधार पर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज किया गया है? ए कलर, बी पॉपुलेशन, सी रिलीजन, या डी कास्ट। तो दोस्तों इसमें बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है ये, क्योंकि कोई सोचेगा ये कास्ट की वजह से, या फिर बी पॉपुलेशन की वजह से, पर दोनों ही गलत हैं। इसका आंसर है सी रिलीजन। रिलीजन्स के हिसाब से किस रिलीजन का अपनी आबादी में कितना अनुपात है उसके हिसाब से उसको देखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, यूनियन पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ऑल थ्री लिस्ट इन रिस्पेक्ट टू। जो भारत संविधान में हमारे जो तीनों लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तो वो तीनों लिस्ट पर अधिकार पे आज काम करने का अधिकार कहाँ पर भारत सरकार को रहता है?
ए यूनियन टेरिटरीज, बी हिल्स एरिया, सी बैकवर्ड एरिया या डी शेड्यूल एरिया। तो दोस्तों जहाँ सरकार गवर्न करेगी, वहाँ पर वो सारी लिस्टों का पावर रहती है। तो यूनियन टेरिटरीज एक ऐसी है जहाँ पे सीधे सेंटर द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो यूनियन टेरिटरीज की तीनों लिस्ट पर किसका कौन लेजिस्लेट बना सकता है, तो वो है सेंट्रल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप इज, राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ए 30 साल, बी 35 साल, सी 23 साल या डी 21 साल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, 35 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन भारत के राष्ट्रपति के पूरे करते हों वो चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टेनिटी वॉज ड्राइव्ड फ्रॉम। लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टेनिटी की भावना कहाँ से आई, किस रेवोल्यूशन से आई है? ए फ्रेंच रेवोल्यूशन, बी अमेरिकन रेवोल्यूशन, सी नन ऑफ दिस या डी रशियन रेवोल्यूशन। तो दोस्तों आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लुईस 16 के बारे में और वहाँ उसके आज़ादी के बारे में। तो इसका आंसर है ए फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स आर एक्स ऑफिसो मेंबर्स ऑफ द, जो मुख्यमंत्री होते हैं वो सारे राज्य के, वो एक मेंबर होते हैं किसके? ए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, बी फाइनेंस कमीशन, सी इंटरस्टेट काउंसिल या डी प्लानिंग कमीशन। सो इसका उत्तर है ए राष्ट्रीय विकास मंडल का एक मेंबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का पहले स्पीकर कौन से? ए अनंत संयमम अयंगर, बी पी उपेंद्र, सी हुकुम सिंह या डी मलगांवकर। तो इसका आंसर है डी मलगांवकर ही भारत के प्रथम लोकसभा स्पीकर थे। मनी बिल कैन इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर विद प्रायर कंस्टेंट ऑफ, जो मनी बिल होता है उसको स्टेट लेजिस्लेचर में किसकी पूर्व आज्ञा से पेश किया जाता है? ए चीफ मिनिस्टर, बी स्पीकर, सी गवर्नर और डी प्रेसिडेंट। तो हमने आपको अभी पहले ही बताया है कि जो रोल प्रेसिडेंट का सेंटर में होता है वही रोल स्टेट में गवर्नर का होता है। तो सेंट्रल में मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले किसकी कंसेंट ली जाती है? तो वो है राष्ट्रपति। तो यहाँ किसकी होगी? सी गवर्नर की। तो आप गवर्नर पे टिक कर दीजिए बिना कोई सोचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज इज एनवेज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। किस आर्टिकल में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बारे में कहा गया है? ए आर्टिकल 32, बी आर्टिकल 29, सी आर्टिकल 19 या डी आर्टिकल 14। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आर्टिकल 29। दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि आप पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स के हर आर्टिकल को पी जाए, मतलब अच्छे से याद कर लें। वो आपकी जुबान पर होना चाहिए कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वालिटी में आता है, 19 से 22 तक राइट टू फ्रीडम में आता है, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का है। यह सब क्योंकि आपको ये क्वेश्चन कई बार मिलेंगे, पेपर में मिलेंगे, और यह नहीं है कि अभी तक आए हैं, ये हमेशा आएंगे। नेक्स्ट, हाउ मैनी टाइम कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिटर्न अ नॉन मनी बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट।
मनी बिल के अलावा कोई भी बिल राष्ट्रपति द्वारा कितने बार पार्लियामेंट को वापस भेजा जा सकता है? ए वंस, बी नेवर, सी ट्वाइस या डी थ्राइस। ए एक बार, बी कभी नहीं, सी 2 बार या 3 थ्राइस। प्रेसिडेंट माफ़ कीजिएगा, थ्राइस 3 बार। तो इसका आंसर है ए, एक बार। अगर प्रेसिडेंट द्वारा एक बार मनी बिल को वापस हमने लोकसभा या राज्यसभा वापस पार्लियामेंट को भेज दिया गया और पार्लियामेंट ने फिर से उसी बिल को पास करके वापस राष्ट्रपति के पास भेजा, तो राष्ट्रपति को उस पर साइन करने ही पड़ेंगे। तो इसलिए जनरली वो पहली बार ही में कर देते हैं, अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ना हो तो दोस्तों इस सेशन के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। हम जल्द ही इसका पार्ट 3 भी लाएंगे। तो अगर आप चैनल से ना जुड़े हो तो प्लीज़ आप जुड़ जाइए और वीडियोस को कैसे इम्प्रूव करें उसके बारे में भी बताइए। दोस्तों हम लोग बहुत मेहनत करते हैं कि आपके पास एक ए ग्रेड का मटेरियल पहुंचे, पर कभी कभार ऐसा होता है कि अभी सब लोग कभी ना कभी सीखते हैं, तो कुछ कमी रह गई हो तो हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप कृपया चैनल को लाइक और शेयर करें और जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।